डॉन एक्सप्रेस, आईना सच का। नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। कानपुर में बिकरू कांड को अंजाम देने वाला कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे यूपी एसटीएफ टीम के साथ एनकाउंटर में मार दिया गया है। आपको बता दें कि मोस्ट वांटेड विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर यूपी एसटीएफ की टीम जिस गाड़ी से लेकर कानपुर आ रही थी उसके पलटने से वह घायल हो गया था। लेकिन इसी दौरान वह एसटीएफ की टीम से हथियार छीनकर भागने लगा तथा एसटीएफ से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान फायरिंग में विकास दुबे को गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक विकास के सिर में गंभीर चोट लगी थी। विकास दुबे के सीने पर 3 और हाथ में 1 गोली लगी। इस मुठभेड़ में 3 सिपाही घायल हुए हैं जिन्हें मल्टीपल इंजरी हुई है। कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल ने विकास दुबे के मारे जाने की पुष्टि की है। इलाज के लिए विकास को कानपुर के जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी। यही नहीं, इसकी जानकारी जब लखनऊ पहुंची तो आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अखिलेश यादव, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला समेत कई राजनेताओं ने विकास दुबे की मुठभेड़ में मौत पर सवाल उठाए हैं। विकास दुबे की फरारी से लेकर गिरफ्तारी और उसके बाद उसका एनकाउंटर में मारा जाना यूपी पुलिस पर कई सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। यह सवाल न सिर्फ विपक्ष उठा रहा है बल्कि कुछ अधिकारी भी उठा रहे हैं। इस एनकाउंटर को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। ऐसे ही एक अधिकारी हैं आईपीएस अमिताभ ठाकुर, जिनका लगभग 1 दिन पुराना ट्वीट विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने इस ट्वीट में बताया था कि विकास दुबे गिरफ्तार हो चुका है और अब वह कैसे मारा जाएगा। आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने गुरुवार को ट्वीट किया था, विकास दुबे का सरेंडर हो गया, हो सकता है कल वह यूपी पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करे, मारा जाए। इस तरह विकास दुबे चैप्टर क्लोज हो जाएगा। किंतु मेरी निगाह में असल ज़रूरत इस कांड से सामने आई यूपी पुलिस के अंदर की गंदगी को ईमानदारी से देखते हुए उस पर निष्पक्ष कठोर कार्यवाही करना है। उनका आज ट्वीट आया है, इतनी क्या हड़बड़ी थी, किसे बचाया जा रहा है। वहीं अगली खबर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सेक्रेटरी अमित खरे ने कहा कि सरकार विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए अधिक स्वतंत्रता लाने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा प्रत्यक्ष विदेश निवेश के मामले में सरकार प्रिंट और डिजिटल मीडिया के लिए एक सामान्य व्यवस्था के बारे में सोच रही है। खरे का कहना है, प्रिंट मीडिया के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी 26% एफडीआई लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया पर लागू एफडीआई के नियम न्यूज एग्रीगेटर्स पर भी लागू होने चाहिए। बता दें कि एग्रीगेटर्स इंसर्ट और डेली हंट जैसे ऐप या वेबसाइट हैं जो अन्य पब्लिशर्स से उनके कंटेंट को क्यूरेट करती हैं और पाठकों के लिए कंटेंट को पर्सनलाइज करने के लिए एल्गोरिदम का इस्तेमाल करती हैं। साधारण शब्दों में कहें तो कहीं और से कंटेंट लेकर अपने यहाँ इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा, मैं यहाँ इसकी घोषणा नहीं करूँगा क्योंकि यह मेरी भूमिका नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर काफ़ी गंभीरता से विचार चल रहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रिंट मीडिया के बीच एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। इस बारे में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लेने के बाद ही किसी तरह की घोषणा की जाएगी। बता दें कि पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया में 26% एफडीआई को मंजूरी दी थी। इससे पहले केवल प्रिंट मीडिया के लिए यह मंजूरी थी। न्यूज चैनल के लिए 49% एफडीआई को मंजूरी मिली हुई है। खरे ने कहा, सरकार द्वारा पिछले 6 सालों के दौरान बिजनेस को आसान करने और कम लेकिन प्रभावी रेगुलेशन पर फोकस किया गया है। अब कुछ और नए रेगुलेशन लाने का विचार है। इन्हें लागू करना आसान होगा और इससे अपेक्षित परिणाम मिलेंगे। बता दें कि सूचना प्रसारण मंत्रालय इन दिनों अपने तमाम नियमों और अधिनियमों में संशोधन कर रहा है, जैसे सैटेलाइट टीवी चैनल के लिए अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग गाइडलाइन और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स अधिनियम आदि। खरे का कहना था कि विभिन्न मीडिया के लिए अलग अलग नियामक संस्थाएं हैं, जैसे प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और फिल्मों के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। उन्होंने कहा कि नेटफ्लिक्स और डिज्नी हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए एक समान व्यवस्था तैयार किया जाना है, जो अभी तक किसी भी नियामक दायरे में नहीं आते। उन्होंने कहा कि कम रेगुलेशन के लिए अलग अलग रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को सिंक किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के
दायरे में आते हैं। अब सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस तरह के कंटेंट को भी अपने दायरे में लाने का प्रस्ताव रखा है। खरे के पास मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव का प्रभार भी है। इस मंत्रालय ने महामारी के मद्देनजर छात्रों की शिक्षा के लिए डिजिटल पहल को बढ़ावा दिया है। कार्यक्रम के दौरान एक वीडियो मैसेज के जरिए सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित फिल्म और टीवी प्रोडक्शन के लिए सरकार जल्द ही प्रोत्साहन का ऐलान करेगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार फिल्म और टीवी शूट्स के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया लेकर आएगी। वहीं सूचना प्रसारण मंत्रालय ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जी, आल्ट, बालाजी जैसे कई पर दिखाए जाने वाले कंटेंट को अपने दायरे में लाना चाहता है। इस बात के संकेत सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने दिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सचिव खरे ने कहा, ओटीटी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो अभी सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है। इस प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज, सीरियल जैसे कंटेंट दिखाए जाते हैं जो कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत आना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के मसलों पर कामकाज करने के लिए विभिन्न मंत्रालय में तालमेल होना चाहिए और कारोबारी माहौल में ऐसा किया जाना जरूरी है। वहीं अगली खबर, कोरोना वायरस की वजह से देश में किए गए लॉकडाउन के कारण प्रिंट मीडिया भी काफ़ी प्रभावित हुआ है। हालांकि अब अधिकांश स्थानों पर अनलॉक 1 की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अखबारों की पब्लिशिंग व सर्कुलेशन का काम भी अपने सामान्य रूप में वापस लौट रहा है। एडवर्टाइजिंग क्लब बेंगलोर की ओर से री इमेजिंग प्रिंटिंग पर आयोजित लाइव चैट के दौरान इंडस्ट्री से जुड़े दिग्गजों का कहना था कि देश में अखबारों का सर्कुलेशन करीब 70 से 75% तक हो गया है। इस दौरान पैनल में बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन शिव कुमार सुंदरम और दैनिक भास्कर ग्रुप के प्रमोटर और डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल बतौर स्पीकर शामिल थे और इसे एड क्लब की मैनेजिंग पार्टनर राधिका रमानी ने मॉडरेट किया। इस मौके पर गिरीश अग्रवाल का कहना था, लॉकडाउन के पहले हफ्ते में अखबारों का सर्कुलेशन काफ़ी प्रभावित हुआ था। इसके 2 कारण थे। पहला तो यह कि नेशनल लॉकडाउन के कारण लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अखबार कैसे डिलीवर होगा। दूसरा कारण यह था कि सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ने लगी थी कि अखबारों की वजह से कोरोना वायरस फैल सकता है। एक सप्ताह में यह दोनों चीज़ें स्पष्ट हो गई। उस समय सर्कुलेशन 60 से 65% गिर गया था और अप्रैल तक यह करीब 70 से 75% तक वापस आ गया है, जबकि मई जून में अधिकांश अखबारों ने 80% का आंकड़ा पार कर लिया। अनुमान है कि बाकी का 20 से 25% सर्कुलेशन भी अगले 1-2 महीने में पटरी पर वापस आ जाएगा। मलयाला मनोरमा पहले ही 97% वापसी कर चुका है। वहीं अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में बने अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश को समर्पित किया। लोकार्पण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और उपराज्यपाल आनंदीबेन पटेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने बैठक कर कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा की और अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मध्य प्रदेश साफ सुथरी और सस्ती बिजली का हब बन जाएगा। इसका लाभ हमारे मध्यम और गरीब परिवारों, किसानों और आदिवासियों को होगा। जो उपासना के योग्य सूर्य है वो हमें पवित्र करे। रीवा में ऐसा ही एहसास हो रहा है। सूर्य देवी इस ऊर्जा का आज पूरा देश महसूस कर रहा है। सौर ऊर्जा आज ही नहीं 21वीं सदी का एक बड़ा माध्यम बनने जा रहा है। ये श्योर, प्योर और सिक्योर है। श्योर इसलिए कि सूर्य हमेशा चमकता रहेगा जब भी संसाधन खत्म हो जाएंगे। प्योर इसलिए इससे पर्यावरण पूरी तरह सुरक्षित और साफ सुथरा बना रहेगा। सिक्योर इसलिए कि इससे बिजली की ज़रूरतों को आसानी से पूरा किया जा सकेगा। रीवा में स्थापित बृहद और सौर ऊर्जा संयंत्र दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट और सौर संयंत्रों में से एक है। यह परियोजना 750 मेगावाट की है और 1590 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है। इसमें कुल 3 इकाइयां हैं। प्रत्येक इकाई में 250 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। परियोजना से उत्पादित विद्युत का 76% अंश प्रदेश की पावर मैनेजमेंट कंपनी और 24% दिल्ली मेट्रो को प्रदान किया जा रहा है। इसमें प्रति यूनिट की क्रय दर ₹2.97 है, जो अब तक की न्यूनतम दर है। सौर परियोजना को पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो रीवा सौर परियोजना से प्रतिवर्ष 15.7 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका जा रहा है, जो 2 करोड़ 60 लाख पेड़ों को लगाने के बराबर है।
यही नहीं, इससे प्रधानमंत्री की ऑ बुक ऑफ इनोवेशन न्यू विंग्स पुस्तक में भी शामिल किया गया है। इस सौर पार्क का रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने विकसित किया है, जो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की संयुक्त उद्यम कंपनी है। वहीं अगली खबर, चीन ने देश की वित्तीय प्रणाली को लेकर उठ रही गंभीर चिंताओं के बीच बड़े लेन देन को नियंत्रण में रखने के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की है। पीपुल्स ऑफ चाइना ने इस महीने हुबई प्रांत में पायलट आधार पर यह नई व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत खुदरा और बिजनेस क्लाइंट्स को किसी भी तरह की बड़ी निकासी या डिपॉजिटिंग की जानकारी पहले देनी होगी। 2 साल के लिए शुरू की गई इस व्यवस्था का विस्तार जेजियांग और शेंजेन में किया जाएगा। इस फैसले पर असर करीब 7 करोड़ लोगों पर पड़ेगा। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी की वजह से बैंकों के फंसे हुए कर्ज में भारी वृद्धि को देखते हुए पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने यह कदम उठाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की आर्थिक स्थिति बृहद और रफ्तार पिछले 4 दशक में सबसे धीमी रहने का अनुमान है। ऐसे वक्त में चीन के बैंकों के फंसे हुए कर्ज में काफ़ी अधिक बढ़ोतरी हुई है। हुबई और शनाक्सी में 2 स्थानीय बैंकों में ग्राहकों के बड़े पैमाने पर निकासी को रोकने के लिए अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। उल्लेखनीय है कि पिछले साल चीन को कोई संघर्षरत बैंकों को बचाने के लिए बेल आउट पैकेज देना पड़ा था। साभार, समाचार फॉर मीडिया, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।